हेलो गाइस, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप जो है या बेसिकली कोई भी एज अ डेटा साइंटिस्ट किस तरह डेटा साइंस प्रॉब्लम को अप्रोच करता है। ठीक है। सो हमारे पास है ना एक बिजनेस प्रॉब्लम है। सो हम पहले तो बिजनेस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और उसके बाद जो है इस वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो देर इज़ अ कंपनी, एक कंपनी है, मान लीजिए वी एच गेम्स कॉर्पोरेशन। ठीक है। सो उसके सीईओ, जो गेम डेवलपमेंट कंपनी का सीईओ है, उसके पास एक प्लान है ताकि वो कंपनी को जो है और स्ट्रॉन्गर बना सके। सो उसने ना क्या किया, पूरे मार्केट को एनालाइज किया और उसके इंडस्ट्री नॉलेज के हिसाब से, और उसने जितने भी रिपोर्ट्स देखे और जितने भी रिपोर्ट्स क्रिएट करे, उसके हिसाब से ना उसको क्या लगता है कि न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का एक इफेक्टिव तरीका है। क्या है वो? कि मोबाइल्स गेम इंडस्ट्री के अंदर अपना रेपुटेशन बनाओ। उसको क्या लगता है कि मोबाइल गेम्स की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर अगर वो रेपुटेशन बना लेगा, सो उसकी ये जो गेम डेवलपमेंट कंपनी ना वो चल पड़ेगी। उसको ऐसा लगता है। ठीक है। सो उसके पास एक प्लान है। वो प्लान क्या है कि डेवलप एन iOS प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी टाइप गेम विद लॉट ऑफ पॉजिटिव अटेंशन विच ब्रिंग द लार्ज ऑडियंस। उसको लगता है कि हम जो है एक iOS प्लेटफॉर्म के iOS का जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, iOS का ऐप स्टोर, उस पर हम जो है अपना एक स्ट्रेटेजी टाइप वाला गेम रिलीज़ करेंगे विद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अटेंशन के साथ, ताकि जो है हम एक लार्ज ऑडियंस को गैदर कर सकें। ठीक है। अब क्योंकि वो जो बंदा है वो मोबाइल गेम मार्केट में बहुत नया है, सो उसको कुछ पता नहीं है। वो क्या चाहता है, वो आपकी हेल्प चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी जो है ये दो क्वेश्चन का आंसर करने में आपकी हेल्प करें। अब आप क्या हो? आप हो एक एज अ डेटा साइंटिस्ट। ठीक है। सो आपको है ना बेसिकली दो क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला कि व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी गेम हैव ग्रेट यूजर रेटिंग। ऐसे कौन से गेम है, ऐसे कौन से स्ट्रेटेजी गेम है जिसकी यूजर रेटिंग बहुत ज़्यादा है। और सेकेंड चीज़ ये देखना है कि व्हाट मेक्स अ मोबाइल गेम पॉपुलर। ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे क्या चीज़ है, ठीक है, जो हमारे मोबाइल गेम को पॉपुलर बना सकता है। ठीक है। तो सिंपली आपको एक डेटा सेट लेना है iOS के ऐप्स का, और आपको जो है उस पर एनालाइज करना है। ठीक है। सो ओके, सो बेसिकली सो बेसिकली जो भी हमारा इस वीडियो का रिक्वायरमेंट्स वो ये है कि आपको पांडास और पाइथन का बेसिक्स आना चाहिए। आपको नंपाई का थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए और विजुअलाइजेशन का थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए। तो विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज़ करने वाले सीबॉन और मैटप्लॉटलिब। ठीक है। सो स्टेप्स क्या रहने वाले? पहला स्टेप ये रहेगा कि हम डेटा सेट को एक्सप्लोर करेंगे, डेटा सेट का सिलेक्शंस करेंगे, देन डेटा डेटा का अपना स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, देन यूनिवेरिएट ईडीए और बाइवेरिएट ईडीए परफॉर्म करेंगे, एंड देन डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे। और डेटा विजुअलाइजेशन करके हम जो थोड़ा बहुत इंसाइट्स निकालेंगे एंड इंसाइट्स निकाल के अपने सीईओ को देंगे। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो इस केस में जो है मैं यूज़ करने वाला हूँ एनाकोंडा का। मैंने एनाकोंडा पहले से इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने नहीं करा है तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और एनाकोंडा के थ्रू जो है मैं जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक नहीं है और आपको ऑनलाइन चलाना है तो आप सिंपली आप लिख दीजिए गूगल को लैब, और जो पहले लिंक आएगी, ठीक है, ये गूगल का, यहाँ इसके थ्रू जो है आप ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक चला सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा सेट कहाँ है हमारा। सो ये है हमारा डेटा सेट जो ट्रिस्टन कैगल पे पहले से अवेलेबल है। ठीक है। आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले से बता रखा है। अगर आपको डेटा सेट डाउनलोड करना है, सो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करो, ये ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। वरना अगर आपको ऑनलाइन ही डेटा सेट को इंपोर्ट करना है, सो मैंने लास्ट वीडियो में जैसा बताया था उस तरह आप कर सकते हैं। सो क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको सिंपली पहले रॉ पे क्लिक करना है, रॉ पे क्लिक करने के बाद जो लिंक आएगी, ठीक है, उसको आप सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं। बट इस वाली वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ना एक फोल्डर बना रखा है, हाउ टू अप्रोच अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके अंदर मैंने ना एक जो जो डेटा सेट है उसको मैंने डाउनलोड कराऊँ और उसको लोकली सेव करूँ। ठीक है। सो मैं आपको बताता हूँ कि लोकली किस तरह इंपोर्ट करते हैं और किस तरह जो है काम करते हैं। सो मैं पहले अपना जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। ये रहा जुपिटर नोटबुक। ठीक है। अब जुपिटर मेरा वो डेटा सेट कहाँ है, मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था हाउ टू अप्रोच अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसके अंदर जो है मैं एक न्यू जुपिटर नोटबुक पाइथन 3 का क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। सो सबसे पहला टास्क है हमारा कि इंपोर्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना। ठीक है। सबसे पहले तो हम कर लेंगे इंपोर्ट पांडास एसपीडी। एक मिनट, मैं ठीक है। सो हम पांडास को इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैंने बताया था कि नंपाई हमको लगेगा, तो नंपाई को हम एज एन पी इंपोर्ट करेंगे। देन हमको सीबॉन लगेगा विजुअलाइजेशन के लिए, सो इंपोर्ट सीबॉन एज एस एन एस करेंगे। देन हम मैट प्लॉट लिब को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। सो मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है।
अब जुपिटर नोटबुक में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट मैटप्लॉटलिब के ग्राफ शो नहीं करते, ठीक है। बाकी आप कोई भी एनवायरनमेंट आईडी यूज़ करोगे ना पाइचार्म जैसे या फिर विजुअल स्टूडियो, वहाँ पर शो कर जाएगा, बट जुपिटर नोटबुक में बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं करता है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, आपको लिखना पड़ेगा परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इन लाइन, ठीक है। आपको जो है सिंपली ये लिखना है, सब कुछ सही है ना, ठीक है। एंड मैं रन कर देता हूँ। ओके, सो हमने जो है सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया है। अब सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, एक्सप्लोर द डेटा सेट, ठीक है। आप टेंशन मत लो, जितना भी मैं जो भी कर रहा हूँ ना, उसका कोड, डेटा सेट और जितना भी सोर्स कोड है, सब कुछ मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा डेटा को इंपोर्ट करना। अब एक मिनट मैं देख लेता हूँ हमारे डेटा का नाम क्या है। इसका नाम है ऐप स्टोर। एक मिनट, इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो है मैं गेम्स करके वेरिएबल बना देता हूँ जिसके अंदर हमारा डेटा सेट रहेगा, और मैं लिख देता हूँ pd.read_csv। ये बाय डिफ़ॉल्ट है कोई भी CSV फाइल को रीड करने का, और मैं अपनी फाइल का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। सो हमारा इंपोर्ट हो गया। ओके, नाउ वी आर रेडी, ठीक है। सो मैं तो पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हमारे डेटा दिखता कैसा है। सो हेड पैरामीटर से क्या होगा, फर्स्ट 5 रोज प्रिंट हो गए। उप्स, ये कहाँ से आ गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे डेटा सेट में URL ID ऐसी कुछ है, ठीक है, फिर जीरोज एंड वन से। सो मैं आपको पहले कॉलम दिखा देता कि हमारे डेटा सेट में कॉलम्स क्या क्या है। सो मैं यहाँ पर ये रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में क्या क्या कॉलम है। पहला है URL। अब URL क्या बताता है, कोई भी गेम का जो URL है, ठीक है, अगर कोई भी बंदा उस URL को क्लिक करेगा तो एप्पल स्टोर के उस गेम पे चले जाएगा, ठीक है। देन उस गेम की असाइंड ID, ठीक है। देन उस गेम का नाम, उस गेम का सबटाइटल, देन उस गेम के आइकन का URL, ठीक है। 512 बाई 512 पिक्सल का जो आइकन है उसका URL है। देन एवरेज रेटिंग, एंड एवरेज यहाँ पर जो है एवरेज रेटिंग 0.5 पे राउंडेड है। इसका क्या मतलब है कि जो एवरेज रेटिंग है वो स्टार्ट है 1 से, फिर 1 के बाद 1.5, फिर 1.5 के बाद 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, फिर 4, 4.5, देन 5, ठीक है। ऐसा है ना कि 1.2, 1.3 इस तरह का नहीं है। रेटिंग्स 1 है, 1.5, 2 है, 2.5, 3 है, 3.5, 5, 5.4, 4.5 एंड 5, ठीक है। इस तरह का रेटिंग्स है, कैटेगरी है हमारी रेटिंग्स। देन है यूज़र रेटिंग काउंट। इसमें क्या है, टोटल यूज़र्स ने गेम्स को क्या रेटिंग दिया वो है। देन गेम का प्राइस, देन गेम का इन ऐप परचेजेस, देन गेम का डिस्क्रिप्शन। ओके, हाँ, यहाँ पर जो है गेम का रेटिंग जो है टोटल रेटिंग है। अगर गेम का रेटिंग के कॉलम में जो भी नल वैल्यूज है, इसका क्या मतलब है, या तो ये रेटिंग 5 से कम है या फिर 0 है, ठीक है। बेसिकली आपको भी पता है कि कोई भी एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी गेम की रेटिंग अगर 5 से कम होती है ना तो रेटिंग दिखाता ही नहीं। सो नल वैल्यूज का मतलब है कि उसकी रेटिंग जो है 5 से कम है। सो गेम का डिस्क्रिप्शन, गेम का डेवलपर का नाम, गेम का एज। अब एज रेटिंग में भी कैटेगरी है, ये है कि गेम आइदर 4+ होगा, 9+ होगा, 12+ होगा या फिर 17+ होगा, ठीक है। लैंग्वेजेस में होगा ISO 2 लैंग्वेज, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, ये सब लैंग्वेज, ठीक है, किस लैंग्वेज में बना है। देन साइज़ गेम का, अब साइज़ जो है वो बाइट्स में, ना कि MBs और GBs में, ठीक है, वो सिंपली बाइट्स के अंदर है साइज़। प्राइमरी जेनरे क्या है और नॉर्मल जेनरे क्या है गेम का। ओरिजिनल रिलीज डेट मतलब कब रिलीज़ हुआ था। करंट वर्जन यानी लेटेस्ट वर्जन जो था, लेटेस्ट वर्जन वो कब अपडेट हुआ था गेम का, ठीक है, ये सब है। सो आई होप आपको गेम्स के सारे कॉलम्स समझ आया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में जो है डेटा सिलेक्शन, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो ना हम मैं क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है क्या, कि जो नाम है ना कॉलम के वो ये देख सकते हो, ये कैपिटल में, ये कैपिटल में, और इसमें N कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है। इसमें S कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में। तो जब भी आप कोई भी कॉलम को सेलेक्ट करते हो ना तो एग्जैक्ट नाम डालना पड़ता है क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पर अगर आपको सबटाइटल वाला कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपको S कैपिटल डालना पड़ेगा, बाकी सब स्मॉल में। ऊपर से भी अगर आपको आइकन URL सेलेक्ट करना है तो आइकन फिर स्पेस डाल के URL, तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि सब जो भी कैपिटल है ना वो सब स्मॉल में हो जाए, और जो दोनों के बीच में स्पेस है ना वो स्पेस के बदले क्या आ जाए, अंडरस्कोर आ जाए, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक न्यू कॉलम क्रिएट करूँगा। तो एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू कॉलम्स, ठीक है।
और उसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ, एक सेट बना देता हूँ, ठीक है। लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं सेट बना रहा हूँ और मैं बोलता हूँ एक्स। अब एक्स क्या है हमारा, एक्स है ये सब कॉलम्स, ठीक है। तो ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है। आप एक्स के बदले कुछ भी लेटर दे सकते हो, ठीक है। अब एक्स क्या करने वाला है, एक्स सबसे पहले होने वाला है लोअर। लोअर यानी क्या, वो लोअर केस होने वाला है। लोअर केस होने के बाद क्या होने वाला है, जो स्पेस है, स्पेस जो है रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर। तो जो स्पेस है ना, वो रिप्लेस होकर क्या होगा, अंडरस्कोर, ठीक है। सो अब जब रिप्लेस में आपको पहले डालना है कि क्या रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, आपको वो डालना है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि एक्स है क्या। सो एक्स है फॉर एक्स इन गेम्स डॉट कॉलम, ठीक है। सो अब ये क्या करेगा कि जो न्यू कॉलम वो क्या करेगा कि पहले तो पुराना एक्स देगा, मतलब ये, और नए कॉलम में क्या होगा, जितने भी एक्स है यानी यूआरएल है, तो यूआरएल को पहले लोअर करेगा यानी छोटा करेगा, छोटे स्मॉल कैप्स करेगा, देन उसके बाद रिमूव करेगा, अगर स्पेस है तो स्पेस रिमूव करेगा और स्पेस के बदले क्या डालेगा, अंडरस्कोर, ठीक है। सो मैं आपको जो है न्यू कॉलम प्रिंट करके दिखाता हूँ, न्यू कॉलम्स। तो आप सिंपली देख सकते हो, ये यूआरएल का छोटा यूआरएल हो गया, आईडी का छोटा आईडी हो गया, नहीं। ओके, अब देखो ये आइकन यूआरएल का क्या हो गया, आइकन अंडरस्कोर यूआरएल। एवरेज रेटर यूजर रेटिंग का क्या हो गया, एवरेज अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर रेटिंग, ठीक है। सो मैं ये चाहता था ताकि आसानी हो। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा न्यू कॉलम है वो हमारे ये पुराने कॉलम को रिप्लेस हो जाए। तो रिप्लेस होने का, रिप्लेस मत यूज़ करना, आप सिंपली रीनेम कर देना। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेम्स डॉट रीनेम, ठीक है। एंड अपन कॉलम स्पेसिफाई करते हैं, तो कौन सा कॉलम, हमारा पुराने कॉलम को हम क्या कर रहे हैं, न्यू कॉलम में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा मालूम है, हमारा जो इस डेटा सेट के अंदर जो कॉलम है ना, वो रीनेम हो जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या मालूम है, अगर मैं सिर्फ सिंपली इतना ही लिखता हूँ ना, तो पाइथन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, रीनेम को एज अ कॉपी करता है। यानी क्या, पहले तो डेटा सेट का कॉपी बनाएगा, कॉपी करने के बाद वो कॉलम को रीनेम करेगा एंड रीनेम करने के बाद दिखाएगा। जबकि वो ओरिजिनल वाला जो डेटा सेट है ना, उसके वो कॉलम को चेंज नहीं करेगा और कॉपी वाले कॉलम को चेंज करेगा। सो उसको इग्नोर करने के लिए हमें आप लिखना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ट्रू बोली ना तो टी कैपिटल आएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब क्या होगा मालूम है, हमारे ओरिजिनल वाले डेटा सेट का ही कॉलम चेंज होगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ कॉलम्स, सो यहाँ पर उप्स, एफ कहाँ से आया, सो अब देख सकते हो, देखो हमारा पुराना जो कॉलम्स था वो बदल के नया वाला कॉलम हो गया, ठीक है। सो ये है। अब यहाँ पर देखो टोटल 18 कॉलम्स है, ठीक है, बिलो टोटल 18 कॉलम्स है। अब यहाँ पर सेकेंड चीज़ होती है कि इसमें से कुछ कुछ कॉलम्स है जो हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यूआरएल हो गया, ठीक है, गेम्स का यूआरएल और फिर गेम का आइकन का यूआरएल, ये हमें ज़रूरत नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं। देखो ये सब डिपेंड करता है आपके बिजनेस प्रॉब्लम पे। अब हमारा बिजनेस प्रॉब्लम क्या था कि हमें ये देखना था कि गेम जो है किस तरह पॉपुलर होते हैं, गेम किस तरह जो है मार्केट में ट्रेंडी होते हैं, ठीक है। सो आपको भी पता है कि अगर गेम की पॉपुलैरिटी देखना है तो गेम का यूआरएल और गेम का आइकन का यूआरएल, इससे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा, राइट, है ना। ये दोनों कॉलम से हमें कुछ पता चलेगा ही नहीं, ऑफकोर्स रिलेशन है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो गेम की आईडी है उससे, वैसे तो वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, गेम की आईडी रहेगा तो हम आइडेंटिफाई तो करेंगे कि कौन सा गेम है। गेम का नाम ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, बाकी डिस्क्रिप्शन भी इफेक्ट करता है नहीं करता है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। बट हमें इतना पता है कि यूआरएल और आइकन यूआरएल जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि इन सब में से कुछ और भी कॉलम्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि लैंग्वेजेस, तो आप उनको भी सिंपली जो है सिंपली ड्रॉप कर सकते हो। तो ड्रॉप करने का एक मेथड है, पहले तो लिखिए गेम्स, देन लिखिए ड्रॉप, और आपको कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है वो लिखिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉलम्स इक्वल टू, जो कॉलम है उसका नाम लिखिए। बट क्योंकि मैं दो कॉलम ड्रॉप कर रहा हूँ, यूआरएल और आइकन यूआरएल, तो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट डाल दूंगा। जब भी आप एक या एक से ज़्यादा कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो आपको राउंड ब्रैकेट डालना है। तो एक है अपना यूआरएल वाला कॉलम और दूसरा है आइकन अंडरस्कोर यूआरएल वाला कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था कि वो ये सब जो भी चीज़ है, रीनेम, ड्रॉप, ये कॉपी पे करता है। तो उसको ओरिजिनल वाले डेटा सेट पे करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये हमेशा याद रखना, वरना आपकी कॉपी पे चेंज होगा ना कि आपके ओरिजिनल डेटा सेट पे, फिर आप बोलोगे कि ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ गेम्स डॉट कॉलम पे आपको, ओके कॉलम्स है ना कि कॉलम, ठीक। सो आप देख सकते हैं कि यूआरएल वाला उड़ गया और आइकन यूआरएल भी उड़ गया, सीधा आईडी से स्टार्ट है। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ गेम्स डॉट हेड करके, ठीक है,
सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आईडी से स्टार्ट हो रहा है, बट ये जो लेफ्ट साइड वाला जो है ना, ये वाला कॉलम, मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला इंडेक्स, ये 0 1 2 3 4 5 है। ठीक है, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, ये आईडी ही ये बन जाए, 0 1 2 3 के बदले जो आईडी ही यहाँ पर आ जाए, और ये साइड में यहाँ से नेम से स्टार्ट हो। सो उसके लिए हमें इंडेक्स जो है पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स को सेट करना पड़ेगा। सो एक पैरामीटर है जो कि है गेम्स डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि कौन सा इंडेक्स को हम सेट करना चाहते हैं। सो आप सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए आईडी, क्योंकि हम आईडी को ही सिंपली सेट करना चाहते हैं, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब अगर मैं इस गेम वाले इस उसको हेड वगैरह करूँ, तो अब आप देख सकते हैं ये आईडी अब हो गया। ठीक है, ये जो 0 1 आ रहा था ना, अब आईडी हो गया ये बाय डिफ़ॉल्ट रो। ठीक है, ये 2 8 ये, और यहाँ से हमारा डेटा से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो अब जाके हमारा डेटा सेट जो है पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा कारस्तानी करते हैं अपने डेटा सेट पे। पहले तो हम देख लेते हैं कि इन्फो क्या है, हमारा डेटा सेट्स का थोड़ा इन्फो जान लेते हैं। ओके 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 ओके, सो इन्फो देख लिया। अब हम थोड़ा शेप देख लेते हैं। सो हमारे डेटा सेट में है 17,000 रोज एंड 15 कॉलम्स। ओके, हाँ, रोज बाय कॉलम ऐसा होता है। ठीक है, अब इन्फो में आप देख सकते हो कि नेम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग है तो ऑब्जेक्ट बरोबर दिखा रहा है, सब टाइटल भी ऑब्जेक्ट है, एवरेज यूजर रेटिंग नंबर है तो फ्लोट हो रहा है बरोबर, यूजर रेटिंग भी नंबर है तो फ्लोट, प्राइस भी नंबर है तो फ्लोट, इन ऐप परचेजेस ऑब्जेक्ट बरोबर है, डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट, ये डेवलपर ऑब्जेक्ट, एज रेटिंग ऑब्जेक्ट बरोबर है। ठीक है, वैसे तो हाँ चलो चलेगा। लैंग्वेज भी ऑब्जेक्ट है, साइज भी बरोबर फ्लोट है, प्राइमरी भी बरोबर, जनरल भी बरोबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये दोनों डेट है, बट दोनों डेट का क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट बता रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेम्स, और उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा कॉलम है, ये वाला। इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू पी डी डॉट टू डेट टाइम। ठीक है, और सेम इसी को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर ये वाला कॉलम डाल देता हूँ, ताकि क्या होगा, ये वाला जो कॉलम है वो बदल के क्या हो जाएगा, डेट टाइम वाले कॉलम में बदल जाएगा। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब सेम मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और अपने सेकंड वाले कॉलम जो है डेट का, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं गेम्स डॉट इन्फो दिखाऊँ आपको, तो अब आप देख सकते हो ये दोनों के दोनों कॉलम जो है अब हो गया डेट टाइम डेट टाइम। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट चीज़ हमें देखना है कि हमारा जो डेटा है उसमें कितने नल वैल्यूज़ है। सो उसके लिए आपको सबसे पहले तो गेम्स सेलेक्ट करना है, देन इज़ नल। अब इज़ नल क्या करेगा, आपके डेटा सेट में जितने भी नल वैल्यूज कहाँ कहाँ है वो बताएगा। अब उसको सबको सम अप करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा सम, ताकि वो पूरा कैलकुलेट करके बताएगा। अब देखो यहाँ पर नेम वाले कॉलम में एक भी नल वैल्यू नहीं है, सब टाइटल में बहुत ज़्यादा नल वैल्यू है, तो उसको इग्नोर ही रहने दो। एवरेज यूज़र रेटिंग और यूज़र रेटिंग में इतने हैं इतने हैं इतने हैं, ठीक है। अब ये अगर आप एक चीज़ नोटिस करे होगे तो आपने देखा होगा कि एवरेज यूज़र रेटिंग और यूज़र रेटिंग काउंट, ठीक है, ये दोनों में जो है क्या है, लगभग लगभग जो है सेम अमाउंट ऑफ नल वैल्यूज है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। किस तरह का रिलेशन, ऐसा हो सकता है कि जहाँ जहाँ नल वैल्यूज इस वाले कॉलम में, वहाँ वहाँ नल वैल्यूज इसी कॉलम में भी हो सकता है कि नहीं। ऑफकोर्स ऑफकोर्स ये तो बात सही है कि अगर यूज़र रेटिंग काउंट ही नहीं रहेगा तो उसका एवरेज कहाँ से निकलेगा, उसका भी तो जीरो रहेगा, है ना। तो अगर ये चीज़ बरोबर है कि नहीं, कि मतलब ये दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं, तो वो देखने के लिए आपको जो है एरे को इक्वल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। सो आप सिंपली लिखिए एन पी डॉट एरे अंडर स्कोर इक्वल। ठीक है, और हम कौन से दो कॉलम को देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये वाला दो कॉलम, एक है एवरेज रेटिंग काउंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गेम्स के अंदर एवरेज रेटिंग काउंट, और दूसरा कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम है हमारा यूज़र रेटिंग काउंट। तो इन दोनों ये एन पी एरे इक्वल क्या करेगा, इन दोनों कॉलम को कंपेयर करेगा और आपको बताएगा कि सही में नल है कि नहीं। बट वो खाली कंपेयर करेगा, हमें देखना है कि जहाँ जहाँ नल वैल्यू है कि वहाँ वहाँ ही नल वैल्यू है कि नहीं, वही देखना है ना। तो हम यहाँ पर दोनों पे लिख देंगे इज नल। ठीक है, दोनों के लिए लिख देंगे इज नल। अब ये क्या करेगा,
इस वाले कॉलम में देखेगा इज नल, मतलब यहाँ पर जहाँ नल है वहीं पर ही यहीं पर नल है क्या नहीं। अगर वो ट्रू है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये मैं जैसे ही प्रिंट करता तो यहाँ पर लिखा था ट्रू। इसका क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ नल वैल्यूज इस वाले कॉलम में वहीं वहीं नल वैल्यूज इसी कॉलम में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, या तो आप ड्रॉप करो या तो सीधा आप उसको इग्नोर करो। तो हम लोग जो है इग्नोर कर देंगे। अब इग्नोर करने का एक तरीका है, अब सबसे पहले तो लिखिए गेम्स और उसके अंदर हम अपना एवरेज रेटिंग काउंट जो है उसको सीधा सिंपली इग्नोर कर दीजिए। एक मिनट के, मैं सीधा इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। डॉट नॉट नल, ठीक है। या सो ये रिलोड हो गया शायद। सो यहाँ पर जो है हमने सिर्फ एवरेज रेटिंग, एवरेज यूज़र रेटिंग के कॉलम में जो है जो भी नल वैल्यूज़ नहीं है उसी को सिर्फ काउंट किया, बाकी सारे नल वैल्यूज़ को जो है हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो ये वाला कॉलम है ना, यूज़र रेटिंग काउंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ यूज़र काउंट है, उसमें मैंने एक बात बताई थी कि अगर वो 5 से कम रेटिंग है तो वो क्या होगा, वो दिखाएगा नहीं। तो बट मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पास डेटा सेट के अंदर है एटलीस्ट 30 रेटिंग होनी चाहिए। अब वो क्यों हम 30 ले रहे हैं मैं बाद में बताता हूँ आपको। बट या जो भी रोज़ के अंदर एवरेज ये रेटिंग काउंट 30 से कम है, हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेम्स इक्वल टू गेम्स डॉट एल ओ सी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं उस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर देता हूँ जिसमें 30 से कम होना चाहिए। ठीक है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि वो एटलीस्ट 30 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 30 से कम है तो इग्नोर करो, और 30 से ज़्यादा तो ही उसको पकड़ो, ठीक है। क्या आ रहा है, ओके। उप्स। ओके, सो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली हमने गलत तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। सो आपको सिंपली जो है सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है गेम्स, देन उसके अंदर हमें जो है और एक एक गेम्स वाला सेलेक्ट करना है, जहाँ पर हमारा रहेगा ये एवरेज यूज़र रेटिंग काउंट, ठीक है। अगर आप ऐसा डायरेक्टली करोगे तो पूरा रो ही उड़ा दे रहे हो, और वहाँ पर आपको लिखना है नॉट नल, ठीक है। अब सिंपली मैं इसको प्रिंट करता हूँ, अब जाके ये होगा, ठीक है। अब याद है आपको कि कहाँ गया हमारा शेप, हाँ ये था 17,000/15, ठीक है। 17,000 कॉलम्स था और 15 जो है हमारा, सॉरी 17,000 रोज था और 15 कॉलम था शेप में। अब अगर मैं ये करता हूँ, जिसमें से क्या होगा कि यूज़र रेटिंग काउंट जो है जिसमें जिस भी रो के अंदर 30 से कम यूज़र रेटिंग काउंट है वो उसको इग्नोर हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, कम हो जाएगी ऑफ कोर्स थोड़े बहुत। तो अगर मैं जैसे ही इसको शेप करता हूँ तो 17,000 से कितना हो गया, सिर्फ 4,300, और कॉलम तो उतने के उतने रहेगी, ठीक है। उससे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो इस तरह से जो है हमने पूरा डेटा सेट को सेलेक्ट किया। अब जो है यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, आप एक बार ये देख लेना, एक्चुअली पहले से गेम्स बाहर आएगा, वरना पूरा रो ही उड़ा देगा, ठीक है। फिर आपके सॉरी आपके सारे कॉलम ही उड़ा देगा। तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। सो अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, जो कि रहेगा हमारा डेटा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। मैं वापस से यहाँ पर आपको जो है गेम्स का इन्फो दिखा देता हूँ, ओके। सॉरी इन्फो नहीं, डिस्क्राइब दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, सो ये स्टैटिस्टिक्स का एक मेथड है, डिस्क्राइब, जो पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। अब यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये 4 है। अब इसने ये 4 ही क्यों लिया, क्योंकि देखो अपने डेटा सेट के अंदर 1 2 3 4 ये 4 ही न्यूमेरिकल वैल्यू, बाकी सब स्ट्रिंग वैल्यू है। तो सिर्फ जिसके जो 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 कॉलम न्यूमेरिकल है उसी को वो लेगा और उसी को वो डिस्क्राइब करेगा, बाकी सारे कॉलम को नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कॉलम को ही डिस्क्रिप्शन देना है तो यहाँ पर आप सिंपली जो उस कॉलम का नाम डाल सकते हैं।
जो कि हम अगले स्टेप में करने वाले। सो यहाँ पर आप सिंपली देखो काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मिनिमम 25, 70, 75 ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सो उसके लिए काम करता हूँ मैं जो हूँ यहाँ पर गेम्स, अपना ये वाला जो है ना यूज़र रेटिंग काउंट, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। लिखता हूँ डिस्क्राइब, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता तो 1 मिनट, ये जो है ना ये E+0 थी, इसका मतलब होता है सॉरी 10⁻3। तो उसको इग्नोर करने के लिए एक काम करता हूँ मैं, pd.set_ ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अगर आपको समझ रहा तो ठीक है, वरना फिर आप जो लिख रहा हूँ आप सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। ये असल में क्या करेगा, अपने जो फ्लोट वाले मेथड है उसको चेंज करेगा। तो float_format, और यहाँ पर हम काम करते हैं लैम्बडा वाले फंक्शन दे देते, जो एक्स रहेगा और क्या लेगा, %d, सॉरी परसेंटेज, हम 2 राउंड ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो 2 राउंड ऑफ ही करेगा। मैं बताता हूँ क्या रहा है। लामबड़ा है, ठीक है। ठीक है, अब अगर मैं इसको वापस से प्रिंट करूँ तो क्या कर रहा है, ये 0.2f यानी 0.2 फ्लोट, यानी क्या वो करेगा, राउंड ऑफ करके सिर्फ 2 डेसिमल तक ही वो राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। अब जैसे अब ये लिखोगे ना तो पूरे जुपिटर नोटबुक के लिए जो है वो हर बार जो है राउंड ऑफ करके आपको पूरी वैल्यूज दिखाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या समझ रहा है, काउंट जो है, ये सिंपली काउंट ये क्या बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बता रहा है जो अपने नैन वैल्यूज को एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। एंड नैन वैल्यूज को एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 4311, इतने रोज है, जो कि हमने पहले से शेप के अंदर देख रखा था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज हमें क्या बताता है, ये मीन है, जो भी हमारा एवरेज यूजर रेटिंग काउंट, मतलब टोटल एवरेज जो भी है रेटिंग, वो है 5789, इतने तो मतलब एवरेज रेटिंग मिल ही रही है सारे गेम्स को। ऐसा ये डेटा हमें बताता है। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बताता है कि हमारा डेटा कितना फैला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मीन कितना है 5789 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 55,000। अब मीन से इतना ज़्यादा बड़ा है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो आप समझ ही सकते हो कि हमारा डेटा कितना बड़ा फैला हुआ है, कितनी बुरी तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। और मिनिमम क्या दिखाता है कि हाँ, जो मिनिमम रेटिंग है कोई भी गेम की वो है 30 और मैक्सिमम रेटिंग है 3 मिलियन। बाप रे, 30 और 3 मिलियन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो 25% ऑफ द गेम है उसकी रेटिंग 70 या 70 से कम है। 50% यानी आधे से ज़्यादा जो गेम है उसकी रेटिंग 221 है, और 75% ऑफ द गेम जो है हमारे पास 1192 रेटिंग है, ठीक है। अब देख सकते हो कि 75% से भी जो गेम है 75% या 75% से भी कम वाले गेम जो है वो 1000 तक ही रेटिंग है। बाकी 75 से लेके मैक्सिमम तक जो बाकी के 25% गेम है उनमें देख सकते हैं आप कितना बड़ा जंप है, 1000 से लेके 3 मिलियन तक। तो हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं जो टॉप 10 जो गेम्स है, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा रेटिंग है हम वो देखने वाले हैं। सो हम क्या करने वाले हैं, अपने गेम्स का वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेम्स और यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर रेटिंग काउंट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़। अब हम कैसा चाहते हैं वैल्यूज़ को, बड़े से छोटा, तो वो डिसेंडिंग होता है, राइट। सो उसके लिए हमें जो है पहले असेंडिंग को फॉल्स करना पड़ेगा, ठीक है। असेंडिंग फॉल्स करता हूँ और मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 10, सिर्फ ऐसे 10 ही गेम देखना चाहता हूँ जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं प्रिंट करता था, आप देख सकते हो ये वाला जो गेम है जिसकी आईडी ये है, उसका साइज़ है 3 मिलियन, यानी 3 लाख आई थिंक सो, ठीक है। कितना है ये, सॉरी 30 लाख ही, हाँ ये 30 लाख, इसकी रेटिंग है 30 लाख, इसकी रेटिंग है 12 लाख और इसकी है 71,000। नहीं नहीं, इसकी रेटिंग है 7 लाख, इसकी है 4 लाख, इसकी भी 4 4 4। तो आप देख सकते हो कि इस स्टार्टिंग की ये दो गेम है जिसकी रेटिंग जो है लिटरली बहुत ज़्यादा है। एक है 30 लाख, एक है 12 लाख, बाकी है 7 लाख, 4 लाख, 4 लाख। तो मेरे को ये देखना है कि ऐसे कितने गेम्स है अपने पास, टोटल कितने गेम है। यहाँ पर हमने देखे थे 4311 गेम। तो इनमें से ऐसे टोटल कितने गेम है जिनकी रेटिंग जो है 1 लाख से ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं एक गेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना यूज़र रेटिंग काउंट को मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और बोलता हूँ कि भाई काउंट करके मुझे बता कि किसकी रेटिंग 100,000, 10,000, 1 लाख, ठीक है।
अब यहाँ पर मेरे को सम का पैरामीटर पास करना पड़ेगा ताकि जो है पूरा कैलकुलेट करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम। और जैसे मैं करता तो यहाँ पर मेरे को बताता है कि ऐसे टोटल 40 गेम्स है जिसकी रेटिंग जो है 1 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, सो अब इसका क्या मतलब है, देखो हमारे पास टोटल है 4311 गेम और सिर्फ 40 गेम है जिसकी रेटिंग 1 लाख से ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको यहाँ पर 40 डिवाइड बाय गेम्स ऑफ यूज़र रेटिंग, टोटल यूज़र रेटिंग, ठीक है, ऐसा करूँ, डॉट काउंट करके बताओ और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूँ, तो आप देख सकते हैं लिटरली सिर्फ 0.9%, सिर्फ 0.9% ही गेम है अपने पूरे डेटा सेट के अंदर जिसकी रेटिंग 1 लाख से ज़्यादा। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर आप कोई एक स्ट्रेटेजी वाला गेम बना रहे हो तो आपके पास सिर्फ 1% से भी कम चांस है कि उसकी रेटिंग 1 लाख से ज़्यादा होगी। ये तो चलो सिर्फ हमने जो है 30 से भी कम रेटिंग वालों को इग्नोर करें। अगर आपको याद होगा हमारा एकदम ओरिजिनल वाला डेटा सेट जिसके अंदर है 17,007, ठीक है, इतने सारे गेम्स थे। सो उसको अगर मैं 40 डिवाइड बाई इतना करूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करूँ, मल्टीप्लाइड का हाँ ये 100 करूँ, तो आप देख सकते हो लाइक लिटरली सिर्फ 0.23% चांस है आपका कि आपका गेम जो है 1 लाख से ज़्यादा रेटिंग ला पाएगा। समझे? सो इससे हमें एक एनालिसिस पता चली क्या कि so the data from the user rating count suggests that it is very hard for a strategy game to become hugely popular. So the data tells us that less than 1% of the strategy game can be considered as popular in terms of the number of users, while more than 75% of the game have less than 1200 user rating, which indicates a very low user base. समझे? तो ये एक है हमारा पहला एनालिसिस जिससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी गेम जो है स्ट्रेटेजी वाला गेम कितना परसेंट पॉपुलर हो सकता है, कितना परसेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं जो कि है हमारा ईडीए। ठीक है, सो हम यूनिवेरिएट ईडीए, अब यूनिवेरिएट ईडीए क्या होता है, आप सिंपली क्या करते हैं, एक वेरिएबल को लेते हो, वेरिएबल उस वेरिएबल पे जो है थोड़ा बहुत ईडीए परफॉर्म करते हो और समझते हो कि उस वेरिएबल से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही। तो इस केस में हम क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं साइज़ वाला कॉलम। ठीक है, अब जो साइज़ वाला कॉलम है वो बाइट्स में, अब हम चाहते हैं कि उसको एमबी में कन्वर्ट हो जाए, है क्या नहीं। तो अगर सॉरी, एक एमबी कितना बाइट होता है, एक एमबी होता है लगभग लगभग 1 मिलियन बाइट। ठीक है, सो हम सिंपली जो है 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे तब जाके जो है हमें उसको एमबी में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो, यहाँ पर हम साइज़ वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, ये स्पेस क्या आया, ठीक है, और उसको हम लिख देंगे कि डिवाइड हो जा तू किससे, या तो 1 2 3 4 5 6, 6 भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली लिख देते हो E1 E6। तो ये क्या होता है 1 E6, यानी 1 10 6 जीरोस। ठीक है, तो मैंने इसको जो है एमबीज में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा जो साइज़ है उसको हम थोड़ा विजुलाइज करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो साइज़ वाला कॉलम है वो क्या दिखाना चाहते हैं हमको, मतलब हम उससे क्या क्या देख सकते हैं। सो पांडाज में ना बिल्ट इन मेथड है हिस्टोग्राम का। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले तो हमें उस कॉलम को सेलेक्ट कर देता हूँ, साइज़ वाले कॉलम को, और यहाँ पर लिखता हूँ हिस्ट, हिस्ट मतलब हिस्टोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर मैं बिन्स बता देता हूँ, बिन्स यानी क्या, कितना फैलाना चाहते हैं आप। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप 30 रखिए। और एज कलर, एज कलर यानी जो एंडिंग का जो कलर है ना, वो मैं रेड चाहता हूँ। ठीक है, ओके, इक्वल टू आएगा यहाँ पर, और अब मैं प्रिंट, सो यहाँ पर देखो ये एज वाला कलर है वो रेड है, बाकी बिन्स आप देख सकते हो। तो इससे आपको क्या पता चला, आपको पता चला, यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 है और ये साइज़ है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में साइज़ है और ये वाई एक्सिस में नंबर ऑफ गेम्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 0 से 500 MB का जो गेम है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी 500 से 1000 के बीच बहुत कम गेम है, और 1000 के ऊपर 1000 से 2000 MB के गेम, तो 2000 MB यानी 2 GB, तो 1 GB से 2 GB के बीच में बहुत कम गेम है, और 2 GB से 4 GB के बीच में तो लगभग लगभग नेग्लिजिबल गेम है, बहुत कम हो गए गेम। ठीक है, सो इससे एक चीज़ हमें पता चली है कि हमारा बहुत ज़्यादा जो जितने भी गेम्स हैं हमारे डेटा सेट में वो 500 MB से
कम साइज़ के गेम, ठीक है। सो अगर हम अपने साइज़ वाले कॉलम को डिस्क्राइब करें, देखें कि क्या बताता है वो, तब आप देख सकते हो कि टोटल इतने गेम्स है। मीन यानी जो एवरेज एवरेज गेम की साइज़ है, ठीक है, सारे गेम्स के साइज़ में से एवरेज गेम की साइज़ कितनी होती है? 175, ठीक है। स्टैंडर्ड डिवीजन 285, अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। मिनिमम साइज़ कितना है देख सकते हो कि सबसे कम साइज़ वाला गेम कितना है? 0.22 MB, यानी कुछ बाइट्स का ही होगा ये। और 25% ऑफ द गेम की साइज़ कितनी है? 40 MB। आधे से ज़्यादा गेम की साइज़ होगी 97 MB। और 75% ऑफ द गेम की साइज़ क्या है? 208। और अपना जो सबसे ज़्यादा MB वाला गेम है वो क्या है? 4 GB। आप देख सकते हो 4 GB, ठीक। सो अभी आप देख सकते हो कि हमारा मीडियन कितना है? 175। और हमारा मैक्सिमम साइज़ क्या है? 400। सॉरी, हमारा मिनिमम कहाँ गया, हाँ, हमारा आधे से ज़्यादा जो मीडियन है यानी बीच वाला गेम, वो कितना है? 97। और मैक्सिमम गेम कितना है? 4 GB। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा मैक्सिमम वाला गेम है, ठीक है, वो 40% ज़्यादा है अपने आधे से ज़्यादा जो गेम का साइज़ है उससे 40% ज़्यादा तो अपना किसका साइज़ है? अपना मैक्सिमम वाले गेम का। सो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा ये वाला जो गेम है ना, जिसकी साइज़ 4 GB या 4 GB से लगभग लगभग 3 GB से ज़्यादा है, वो सब आउटलायर है। अगर हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे तो क्या होगा? डेटा जो है बहुत गंदी तरीके से फैलेगा, ठीक है। सो मैं काम वही उसी की तरह जैसा हमने पहले किया था यहाँ पर, ठीक है। टॉप 10 साइज़ हमने टॉप 10 क्या निकाले थे? रेटिंग निकाले थे। हम निकालेंगे टॉप 10 गेम जिसकी साइज़ एकदम ज़्यादा हो। सबसे पहले तो मैं उस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। और आपको भी पता है हमको बड़े से छोटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 10 या फिर लेट से 12 प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 12 यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला गेम की साइज़ है 4 GB, ये 3.9 GB, 3.7, 3.7, 3.5 GB, 3.5 GB, 3.3 GB, 2.9, ऐसा करते करते ये, ठीक है। सो एक काम करता हूँ मैं जो है ना, ये कहाँ गया? हमने क्या क्या किए, हमने जो है सिर्फ साइज़ का हिस्टोग्राम बनाया ना। एक काम करता हूँ, ये जो अपना 4 है ना, आगे, हाँ, ये 4, 1 2 3 4, ये चारों का हिस्टाग्राम बनाते हैं। क्योंकि देखो अभी तो हमें कुछ खास मिल नहीं रहा है, हमें सिर्फ इससे एक ही बात पता चली है कि जित आधे से ज़्यादा जो मतलब मोस्ट ऑफ द जो गेम है हमारा, वो 500 MB से कम ही। काम करता हूँ मैं सारे वाले कॉलम्स का मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गेम्स डॉट हिस्ट। और यहाँ पर क्योंकि एक से ज़्यादा हिस्टोग्राम बनने वाले हैं कि नहीं, सो उसके लिए मैं लिख देता हूँ फिगर साइज़। फिगर साइज क्या करेगा? मतलब सिंपली सब प्लॉट्स बना देगा, ठीक है। बेसिकली सब प्लॉट्स ही बना देगा 10/4। अब 10/4 का क्या मतलब है कि हमें चार सब प्लॉट बनाना है और हर एक सब प्लॉट का जो है 10 साइज होना चाहिए, हम ये बताना चाहते हैं। और हिस्टोग्राम में क्या आता है? बिन्स आता है, तो हम वही 30 रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और हमारा एज कलर भी हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखेंगे? रेड ही रखेंगे। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। सो ओवरलैपिंग को हटाने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ PLT डॉट टाइट प्लॉट लिख सकते हैं। एक काम करता हूँ, रहने दो, मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, या फिर लिख देता हूँ, एक मिनट, PLT डॉट टाइट लेआउट। हाँ, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, एक काम करता हूँ उसको हटा ही देता हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं समझेगा। अभी भी वही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिटरली कुछ नहीं समझ रहा मैं। आप देख सकते हो कि यूज़र रेटिंग काउंट ये इतना ज़्यादा है, बाकी सब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब ये इतना ज़्यादा है, बाकी सब पूरा खाली है, इतना ज़्यादा कुछ खाली है। सो एक काम करता हूँ ना, जो भी जिसके साइज़ एकदम ज़्यादा है ना, हद से ज़्यादा, उसको हम इग्नोर कर देंगे। यानी क्या? जो भी जिसकी भी साइज़ टॉप 1% में आते ही ना, उसको हम इग्नोर कर देंगे, बाकी सारे 99% वाले को हम भी काउंट करेंगे, ताकि इससे क्या होगा मालूम है? हमारा जो ग्राफ है ना थोड़ा बहुत फैले, ठीक है, थोड़ा बहुत फैले। तो उसके लिए हमें एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। हम किस किस पे फ़िल्टर लगाएंगे? ये एवरेज यूज़र रेटिंग को ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली बराबर है। इस पे हम फ़िल्टर लगाएंगे, इस पे फ़िल्टर लगाएंगे और साइज़ वाले पे फ़िल्टर लगाएंगे। सो पहले तो मैं एक फ़िल्टर बना लेता हूँ, फ़िल्टर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्राइस फ़िल्टर, पहले तो मैं
इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और बोलता हूँ कि विच विल बी लेस देन इक्वल टू हमारा क्वांटाइल कितना 0.99। तो ये क्या करेगा सिंपली टॉप। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो मैंने क्या किया, एक प्राइस फिल्टर क्रिएट किया, ठीक है। प्राइस फिल्टर क्रिएट कर उसके मतलब जो फिल्टर है वो क्या करेगा, सबसे पहले तो ये प्राइस वाले को लेगा, ठीक है। प्राइस वाले कॉलम को लेगा और कॉलम को क्या करेगा, जो जो प्राइस वाला कॉलम है ना उसका जो टॉप 99% यानी टॉप 1% है ना, टॉप 1% उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। टॉप 1% से जितने भी कम यानी बाकी के 99% वाले को ही वो रखेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये तो हमने बना दिया प्राइस वाले फिल्टर के लिए। अभी सिमिलर ही हम बनाएंगे अपने यूज़र रेटिंग्स और उसके लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज़र रेटिंग काउंट फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पर मैं उस कॉलम को सेलेक्ट कर देता हूँ यूज़र रेटिंग काउंट, और यहाँ पर मैं सिंपली यूज़र रेटिंग काउंट, ठीक है। ये हो गया यूज़र रेटिंग काउंट के लिए। अब मैं सिंपली कर किसके लिए कर देता हूँ, यूज़र रेटिंग हो गया, प्राइस हो गया। अब मेरे को साइज़ के लिए भी करना है वैसे ही। सो मैं यहाँ पर जो है साइज़ फिल्टर लगा देता हूँ, यहाँ पर साइज़, देन यहाँ पर भी साइज़, देन यहाँ पर भी साइज़, ठीक है। अब हमने फ़िल्टर बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जो क्या करेगा, ये तीनों को एक साथ रखेगा। सो मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूड टॉप 1%, ठीक है। जो क्या करेगा, प्राइस फिल्टर को पहले लेगा, प्राइस फिल्टर को लेगा, किस किस को लेगा, वो प्राइस फिल्टर को लेगा एंड यूज़र रेटिंग काउंट फिल्टर को लेगा एंड किसको लेगा, वो साइज वाले फिल्टर को लेगा। ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके साथ हम ग्राफ बनाते हैं। सो सबसे पहले तो मैं इसको ले लेता हूँ एक्सक्लूड, आजा भी आजा आजा ये आजा, एक्सक्लूड टॉप 1%, ठीक है। इसका हम बनाएंगे हिस्टोग्राम, वही सेम फिग साइज हम देंगे 10,4 और बीन्स देंगे 30 और एज कलर देंगे हम रेड, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम आ गया, क्या कह रहा है ये, एक्सक्लूड टॉप 1 करके कोई है नहीं, वाह। ओके, सो प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली गेम्स के अंदर ऐसा कोई कॉलम है नहीं, राइट। तो वो उसी को ट्रेस बैक कर रहा है। हमने एक्चुअली एक वेरिएबल बाहर बनाया था, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं पहले तो, या अब हम प्रिंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये थोड़ा लगभग लगभग ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैं अगर इसको plt.tigst टाइट लेआउट करूँ तो शायद थोड़ा अच्छे से दिखे, या ओके। सो फिर भी चलो इतना ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम जो है इसको आप चारों ग्राफ को गौर से देखो और देखो कि आपको क्या समझता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप साइज़ को देखोगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द गेम जो है ना वो फ्री है। सॉरी, ये वाला साइज़ को, हाँ, साइज़ को देख के आपको क्या पता चलता है कि जो मोस्ट ऑफ द गेम जो है ना वो 600 MB से कम है, ठीक है। क्या है, 600 MB से कम है। बाकी बहुत ऐसे कम गेम है जिसकी साइज जो है 600 MB से ज़्यादा है क्या नहीं। तो एक बात तो हमें पता चल गया, अगर आप स्ट्रेटेजी वाली गेम बना रहे हो तो साइज हमें आपको कम रखना पड़ेगा, है कि नहीं। इससे तो हमें ये पता चलता है। सेकेंड चीज़, अगर आप ये प्राइस को देखते हो तो आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द गेम, ये जो जीरो वाला बार दिख रहा है बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा गेम है जो फ्री है और ऐसे बहुत ही कम गेम है जिसका जो पेड है यानी फ्री नहीं है। और अगर चलो मान लो पेड भी रख दिए, चलो ये जो दिख रहे छोटे 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 छोटे, ये अगर पेड है ना, तो अगर हम पेड को भी गिने, फ्री वालों को इग्नोर करें, तो उसको क्या पता चलता है कि जो भी जितने भी गेम्स है ना वो $10 से अंदर ही आते हैं। मतलब अगर आपको पेड वाला गेम निकाल रहा हो आप स्ट्रैटेजी का,
तो आपको जो है प्राइस $10 से कम ही रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो जो $10 वाला गेम है उसका इतना ही साइज़ है, ये $7 वाला इतना है, ये इतना है। देखो ये है $3 वाला गेम जिसकी साइज़ जिसका मार्केट रीच इतना ही है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी मैक्सिमम गेम्स है उसका प्राइस जो है $10 से कम ही है। थर्ड चीज़ हमें क्या पता चलती है, ये एवरेज अगर यूज़र रेटिंग देखें तो 4.5 वाला बहुत ज़्यादा लंबा है। इसका क्या मतलब है कि 4.5 जो है बहुत कॉमन रेटिंग है यूज़र रेटिंग, ठीक है। और क्या पता चलता है कि बहुत ही कम गेम है जिसकी रेटिंग 3 से कम है कि नहीं, 1.5 2.5 बहुत ही कम गेम है ऐसा जिसकी रेटिंग 3 से कम है। और साइज़ वाला तो मैंने बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा बड़ा गेम मायने रखता है। और यूज़र रेटिंग काउंट में से आपको क्या पता चलता है कि 0 से 2000 ही गेम्स 2000 तक ही रेटिंग मिलती है, बाकी 1 लाख रेटिंग लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपका गेम को 1 लाख रेटिंग चाहिए तो वो टॉप 0.1 सॉरी टॉप 1% के अंदर आएगा, ठीक है। सो इससे हमें जो है इतना इंसाइट मिलता है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो है अपना एज एज वाला कॉलम को लेने वाले। एज वाला न्यूमेरिकल नहीं है, एज वाला हमारा जो है बेसिकली है अपना स्ट्रिंग वाला कॉलम। सो हम क्या करेंगे, गेम्स एज रेटिंग वाले कॉलम को लेंगे और सबसे पहले तो हम जो है उसकी वैल्यू को काउंट करेंगे, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम के 4 कैटेगरी है कि 4+, 9+, 12+, 17+। तो जो जितने भी 4+ वाले गेम है वो इतने हैं, 17+ वाले सिर्फ 151 ही गेम्स है जो 17+ है, बाकी 2.2 के गेम्स है जो 4+ है। तो उससे हमें जो है थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया। अब एक काम करते हैं, हम जो है इसका भी एक बार ग्राफ बना देते हैं। काम करते हैं हम, गेम्स एज रेटिंग, ठीक है। पहले तो हम वैल्यू काउंट करेंगे ताकि सारा वैल्यू को वो काउंट करे। काउंट करने के बाद वो क्या करे, उसको प्लॉट करे। प्लॉट करना है, ठीक है। अब कौन सा प्लॉट करना है, बार ग्राफ, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बार ग्राफ। अब बार ग्राफ में और कुछ देना है हमें नहीं, काफ़ी इतना। अभी क्या प्रॉब्लम आया है, सीरीज ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉल्ड वैल्यूज काउंट। ओके, सो ये वैल्यूज काउंट नहीं है, वैल्यूज काउंट्स है, एस डालना, ठीक है। ओके सर, आप देख सकते हो कि 4+ इतने, 9+ इतने। एक काम करता हूँ ना, मैं नॉर्मलाइज कर देता हूँ इसको, तो आपको जो है थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि मार्केट रीच कितना है इसका। तो अगर नॉर्मलाइज करना है ना तो आप सिंपली जो है काउंट के अंदर जो है नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू डाल दो, ठीक है, और प्रिंट कर दो। तो आपको पता चल गया कि देखो लगभग 50% से ज़्यादा गेम जो है 4+ के लिए है, लगभग 20% जो गेम है वो 9+ है, और ये भी 12+ भी 20% है, और लगभग 5% से भी कम हो गए गेम जो 17+ हो गए। अगर आपको परसेंटेज देखना है तो पहले तो एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, एज परसेंटेज, ठीक है। उसके अंदर मैं डाल, अभी आपको भी पता है, देखो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ गेम डिवाइड बाय टोटल नंबर इंटू 100। तो नंबर ऑफ गेम डिवाइड बाय टोटल नंबर जो है वो नॉर्मलाइज ही होता है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या करते हैं, 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, नॉर्मलाइज, ठीक है। तो ये हो गया, नंबर कैलकुलेट करेगा। सो अगर अब मैं एज परसेंटेज करूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि 53 इतना 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 परसेंटेज है। सिंपली आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 53%, 21%, 21.46 और 3.5। इसका क्या मतलब है कि जो 17+ वाले गेम है वो उसकी रीच कितनी है, सिर्फ 3.5% ऑडियंस को ही है। 4+ ईयर्स वाले एज के जो गेम्स है उसकी रीच कितनी है, 53.05% मार्केट रीच है उसकी, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम करने वाले हैं बाइवेरिएट, ठीक है। ओके, सो देखो बेसिकली क्या होता है अमल में कि जितने भी वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल और एक आता है कैटेगोरिकल वेरिएबल। न्यूमेरिकल मतलब जो न्यूमेरिकल डेटा होल्ड करता है, और कैटेगोरिकल मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट तरह के कैटेगोरिकल वेरिएबल को होल्ड करता है।
तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करते हो तब क्या होता है, बाईवेरिएट आता है। अब यूनिवेरिएट में हम क्या कर रहे थे, सिंपली आप एक वेरिएबल ले रहे थे, एक वेरिएबल को आप डेटा विजुलाइजेशन कर रहे थे और उसके ऊपर उसके थ्रू इंसाइट्स निकाल रहे थे। बट हम बाईवेरिएट में क्या करेंगे, दो वेरिएबल को लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है हम वो निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको मज़ा आएगा। सो देखो, पहले तो तीन केस होते हैं। पहला कि जब भी आप दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं ना, तो पहला केस क्या होगा कि आप दोनों न्यूमेरिकल वाले वेरिएबल को कंपेयर करो, जैसे कि न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल वाले वेरिएबल को आप कंपेयर कर रहे हो। सेकंड केस हो सकता है कि न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हो। थर्ड हो सकता है कि कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल। समझ रहे हो? तो इस तरह के तीन केस हो सकते हैं। तब जब ऐसे केसेस आए ना, तब आपको कौन सा ग्राफ यूज़ करना है? तो पहला, जब भी आप न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल वाले दो वेरिएबल को कंपेयर करो ना, तब आपको यूज़ करना है स्कैटर प्लॉट। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल में आपको क्या यूज़ करना है? स्कैटर प्लॉट। सेकंड चीज़, जब भी आप न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल यूज़ कर रहे हो ना, एक न्यूमेरिकल है और एक कैटेगोरिकल, और जब इन दोनों को आप कंपेयर करो, तो ज़्यादातर है ना बॉक्स प्लॉट यूज़ होता है, वरना आप हिस्टोग्राम और आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो बेसिकली। बट या मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बॉक्स प्लॉट। और थर्ड केस, जब भी आप कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हो ना, तब आपको यूज़ करना है कंटीजेंसी टेबल। ठीक है, वो क्या है, वो एक्चुअली क्रॉस टाइप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीनों जो है आपको यूज़ करना है। तो हम जो है ये तीनों केसेस को देखेंगे। पहला वाला केस हम अब देखने वाले, जो कि है न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो दो न्यूमेरिकल डेटा को लेना पड़ेगा। अब हम इसमें कौन सा दो न्यूमेरिकल, तो एक मिनट, उससे पहले ना मैं आपको एक डायग्राम समझाना चाहता हूँ। क्या नाम था, स्कैटर पैटर्न था शायद, स्कैटर पैटर्न डॉट जेपीजी नाम था। उप्स, या तो यही है। तो देखो, बेसिकली ना, जब भी हम दो वेरिएबल का रिलेशन निकालते हैं ना, तो पहला तो हमें मिलता है कि पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। पॉजिटिव में क्या होगा कि अगर ये इस तरह का कुछ ग्राफ आया, ठीक है, तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर हमें अप साइड इस तरह का अप साइड आया तो मीडियम है बट वो पॉजिटिव है, और अगर डाउन साइड आया तो मीडियम है बट नेगेटिव है। ठीक है, और एकदम ही लीनियर रिलेशन आया एकदम ऊपर, तो वो पॉजिटिव है बट एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोनों के बीच में। और जब भी इस तरह का कुछ ग्राफ आता है ना, तब ये नेगेटिव है बट स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, मतलब एक दूसरे के एकदम दुश्मन है और ये एक दूसरे के एकदम दोस्त है। ठीक है, इस तरह का रिलेशन है। अब सबसे पहले, ठीक है, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दोनों न्यूमेरिकल के बीच में साइज वाला कॉलम है अपने पास और एक है एवरेज रेटिंग। तो आपको ये पूछना है कि क्या गेम का साइज और गेम का एवरेज रेटिंग एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं? ऐसा हो सकता है क्या, जिसकी जिस गेम की साइज़ ज़्यादा है उसका रेटिंग ज़्यादा है क्या? क्या जिस गेम का साइज़ ज़्यादा है उसका रेटिंग कम है? ऐसा कुछ है क्या? तो आपको देखना है। तो मैंने बताया था ना, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल में आपको यूज़ करना है स्कैटर प्लॉट। तो हम जो है स्कैटर प्लॉट यूज़ करने वाले हैं। तो सीबॉन के अंदर हम इस केस में सीबॉन यूज़ करने वाले हैं। तो आप सिंपली टाइप कर दिए सीबॉन, फिर आप यूज़ करिए स्कैटर प्लॉट, और आपको एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा वो बताना। तो एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा साइज वाला, और वाई एक्सिस पे रहेगा हमारा एवरेज यूज़र रेटिंग काउंट। सो एवरेज यूज़र, ठीक है। अब हमारा डेटा क्या है, डेटा हमने स्टार्टिंग में हमने जो गेम्स वाला इंपोर्ट करे थे वो, और आपको एस इक्वल टू, जैसा कि आपको याद है हिस्टोग्राम में हम बीन्स यूज़ करते थे, वैसे स्कैटर प्लॉट में जो है आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो आपको क्या पता चल रहा है? सो अगर हम जो है स्मॉल साइज को भी इग्नोर करें, ठीक है, 0 से 1 MB को अगर आप इग्नोर करें, ठीक है, सॉरी 0 से 1 GB वाले साइज को हम इग्नोर भी करें, तो हम देख सकते हैं कि जिसकी साइज 2 GB से ज़्यादा है, ठीक है, चलो मान लो कि 0 से 2 GB तक पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर समझ लो एक लाइन में बना रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर लाइन बना रहा हूँ, तो 2 GB से 4 GB का जो भी गेम है ना,
आप देख सकते हो कि जितनी भी गेम की साइज 2 GB से 4 GB उसकी रेटिंग 3.5 के ऊपर ही है। ठीक है, आपको क्या पता चला कि जिस भी गेम की साइज 2 GB से ज़्यादा है उसकी रेटिंग 3.5 से ऊपर ही होने वाली है कि नहीं। आपको कोई ऐसा गेम दिखा? अब देखो ना, ये जिसकी भी जो भी गेम की रेटिंग 3 है उसकी साइज कहाँ तक लाई कर रही है? 1.5 GB तक। अब देखो 2.5 की मैक्सिमम कहाँ, यह भी है। दो जिसकी रेटिंग 2 है वो उसका साइज़ क्या होता है? 500 MB तक ही होता है। जिसकी 1.5 रेटिंग है उसका उसका तो 500 MB से भी कम साइज़ है। तो एक चीज़ तो पता चल गया हमें क्या, कि जिसकी भी रेटिंग 2 GB से ज़्यादा है, यानी अगर गेम की रेटिंग ज़्यादा है इसका क्या मतलब है, आपको क्या मिलने वाला है? रेटिंग ज़्यादा मिलने वाली है। तो इसी बीच हम आते हैं सेकेंड एनालिसिस पे। क्या है? If we ignore the small size game, we can clearly see that the game which has a size of 2 GB or more have high ratings. No game which has high size have rating below 3.5. But high size means high graphic which directly increase the rating. इसका क्या मतलब है कि हमारे लोगों को जो है, हम जैसे नॉर्मल इंसान को क्या पसंद है? ज़्यादा ग्राफिक। अब ज़्यादा ग्राफिक मतलब ज़्यादा साइज, अब ज़्यादा साइज मतलब ज़्यादा रेटिंग। समझ रहे हो? तो मतलब जिस भी गेम का ग्राफिक ज़्यादा होने वाला है उसका रेटिंग ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल वाला। अब हम सेकंड केस लेने वाले हैं, जो होगा न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल। ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल वाला कॉलम लेना है और एक लेना है सेकंड कैटेगरी वाला डेटा। तो हम न्यूमेरिकल वाला कॉलम क्या लेंगे? हम वही एवरेज रेटिंग लेंगे और कैटेगरी वाला क्या लेंगे? रेटिंग मैप। ठीक है, रेटिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। रेटिंग मैपिंग एक नया चीज़ क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास रहेगा एक डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या रहेगा कि आपको भी पता है जो रेटिंग है एवरेज रेटिंग, ठीक है, वो किस तरह थी? 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5। तो हम क्या बोलने वाले हैं, जो भी 1.5 वाली रेटिंग है हम उसको बोलेंगे पुअर, और जो 3 है उसको बोलेंगे फेयर, और जो 4 है उसको बोलेंगे गुड, और जिसकी भी रेटिंग 5 है उसको बोलेंगे एक्सीलेंट, है कि नहीं। तो 1.5 वाले को हम क्या बोलेंगे? 1.5 वाले को हम बोलेंगे पुअर। फिर उसके बाद आता है 2, ठीक है। तो 2.0 को भी हम क्या बोलेंगे? पुअर। और 2.5 वाले को क्या बोलेंगे? उसको भी हम पुअर ही बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है 3, ठीक है। 3 को हम बोलेंगे फेयर। 3 को हम बोल सकते हैं ना फेयर, ठीक है। 3 को हम फेयर बोल सकते हैं। फिर 3.5 लेते हैं। 3.5 को हम बोलेंगे फेयर ही बोलेंगे उसको भी। गुड हम कब से बोलेंगे? 4 से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुड, ठीक है। और 4.5 को हम कितना देंगे? 4.5 को भी गुड ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद 5, अगर जिसकी भी रेटिंग 5 है ना उसको हम देंगे एक्सीलेंट। ठीक है। सो हमने एक रेटिंग मैपिंग करके बना लिया है, ठीक है। रेटिंग मैपिंग करके एक चीज़ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जो है एक गेम्स के अंदर है ना न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। कैसा करते थे? ऐसा, न्यू रेटिंग्स, ठीक है। न्यू रेटिंग्स करके एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे जो कि, ओके, कॉलम क्रिएट कर रहे हैं ना तो यहाँ पर आपको ये वो डालना पड़ेगा। हम एक न्यू कॉलम क्रिएट कर लेंगे जो कि क्या रहेगा, क्या लेगा? एवरेज यूज़र रेटिंग काउंट लेगा, और उसको उसके साथ क्या करेगा? वो मैप करेगा किसके साथ? हमने जो अभी ये वाला बना रखे ना इसके साथ, ठीक। अब इसका क्या मतलब है? ओके, क्या आया? ये आ गया, दोबारा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ गेम स्टार न्यू अंडरस्कोर रेटिंग का मैं दिखाऊँ 10, ओके, हाँ। तो आप देख सकते हो ये वाली जो गेम है, ठीक है, इसकी रेटिंग क्या थी? इसकी रेटिंग लगभग शायद 4 या 4.5 थी, इसलिए इसको गुड मिला। एक नया हमने कॉलम क्रिएट किया जिसका नाम है न्यू रेटिंग। अब वो क्या करेगा मालूम है? वो क्या करेगा, वो एवरेज यूज़र रेटिंग देखेगा और उसके हिसाब से इसको मैप कर देगा। अगर
जो भी गेम की रेटिंग 1.5 से लेके 2.5 तक है तो उसको पुअर रेटिंग दे देगा, जैसे कि ये सबको पुअर रेटिंग मिली है। बाकी जिसकी रेटिंग 3 से 3.5 है उसको फेयर दे देगा, 4 से 4.5 को गुड दे देगा और एक्सलेंट दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक न्यू रेटिंग करके कॉलम क्रिएट किया, जो अपना इसके बेसिस पे जो है वो नया कॉलम क्रिएट करेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम जो है इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये न्यू रेटिंग और वर्सेस एवरेज रेटिंग, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, बॉक्स प्लॉट यूज़ करेंगे। अब बॉक्स प्लॉट ही क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल में हमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम बॉक्स प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बॉक्स प्लॉट यूज़ करने के लिए आप एस एन एस यूज़ करने वाले हैं ना। सो एस एन एस इक्वल टू बॉक्स प्लॉट। अब यहाँ पर एक्स क्या रहेगा हमारा, एक्स रहेगा हमारा न्यू रेटिंग, जो न्यू रेटिंग वाला कॉलम है वो रहेगा न्यू रेटिंग वाला कॉलम रहेगा। और वाई में क्या रहेगा हमारे पास, वाई में रहने वाला है साइज। नहीं, ये एक मिनट, इसको लेकर भी फ़ायदा क्या है, काम करते हैं ना, हम साइज़ वाले कॉलम को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो लाइक मैपिंग हो रहा है तो कुछ फ़ायदा नहीं है गेम का। और डेटा हमारा क्या रहने वाला है, डेटा हमारा रहने वाला है गेम्स। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैंने क्या किया। क्या है, एक्स एन एस इक्वल टू बॉक्स प्लॉट, एक्स इक्वल टू न्यू रेटिंग कॉमा वाई इक्वल टू साइज, और डेटा क्या है गेम्स, और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ गेम्स ऑफ साइज विच इज़ लेस देन इक्वल टू 600। क्या आया, कुड नॉट इंटरप्रेट न्यू रेटिंग, ओह हाँ सॉरी, न्यू रेटिंग्स है, सॉरी। हाँ, तो ये बन रहे, काम करता हूँ मैं इसको ऑर्डर एज अ, किस तरह का ऑर्डर देता हूँ, हम ऑर्डर वाइज चाहते हैं पुअर, देन फेयर, देन गुड, देन एक्सीलेंट। ठीक है, ये चार ही है ना। ओके, क्या प्रॉब्लम है अभी, अरे यार इक्वल टू डालना है या ओके, तो पहला पुअर फेयर गुड एक्सेलेंट। ओके, तो हाँ मैंने क्या क्या, देखो मैंने क्या क्या मैं एस एन एस बॉक्स प्लॉट बनाया, जिसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्स एक्सेस पे रख रहा हूँ न्यू रेटिंग, जो ये है ना, गुड फेयर एक्सेलेंट ये सब, और वाई एक्सेस पे क्या रख रहा हूँ, साइज रख रहा हूँ, न्यू रेटिंग्स और साइज। अब मैं साइज तो रख रहा हूँ, डेटा डेटा जो है ना वो रहेगा गेम्स वाला डेटा, बट मैं जो साइज है ना वो 600 MB से कम वाले को ही लूँगा। क्यों क्यों 600 MB से कम वाले को, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिसकी भी साइज 2 GB से ज़्यादा है उसकी ऑफकोर्स रेटिंग ज़्यादा होने वाली है, लेकिन सो मैं उन लोगों को कंसिडर भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो जिसकी भी साइज जो है, देखो अगर 1 GB से भी ज़्यादा देखूंगा ना तो उसकी रेटिंग 2 और 1.5 में है ही नहीं, तो उन लोगों का लेके फ़ायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसा समझ लिया कि 600, आप 1 GB ले सकते हो, या आप सिंपली जो है ये भी डाल दो और प्रिंट करो तो यही आएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं, बट मैं एज अ 500 या फिर आप 600 कोई मार्जिन बना लो। ठीक है, कि जिसकी भी साइज 600 MB से कम है ना, मैं उसी उसी को कंसिडर कर रहा हूँ और न्यू रेटिंग के साथ कंसिडर कर रहा हूँ। और ऑर्डर मतलब क्या, पहले पुअर आएगा, फिर फेयर आएगा, फिर गुड आएगा, फिर एक्सीलेंट आएगा। ठीक है, अगर आप ऑर्डर नहीं लिखते हो तो रैंडम नहीं कर देगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि, कहाँ गया, हाँ, सो आपको देखो यहाँ पर आपको क्या पता चला है कि जितनी भी गेम्स 600 MB से कम है उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है, क्वालिटी एंड ग्राफिक्स मैटर करते हैं, एंड वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो रेटिंग को अफेक्ट करने वाला है। आप देख सकते हो, देखो इसकी साइज़, ये पुअर, ये वाला ये जो गेम है जिसकी रेटिंग्स पुअर है, उसका जो साइज़ है ना आप देख सकते हो, मिनिमम 0 से मैक्सिमम कितना है, 200 MB से भी कम है। जो भी गेम्स जिसकी फेयर रेटिंग है उसका मैक्सिमम साइज़ कितना जा रहा है, लगभग लगभग 200 जा रहा है, बट जो जो भी रेटिंग्स जो भी गेम जिसको गुड साइज मिला है ना उसको एटलीस्ट 200 या 200 MB से ज़्यादा जा रहा है। अब एक्सेंट वाले को देख लो, ठीक है, अगर मैं साइज़ और बढ़ा दूँ, ठीक है, 1 GB बढ़ा दूँ, 1 GB तक कर दूँ, तो अब आप देख सकते हो कि एक्सीलेंट वाला जो है वो भी 200 ही जा रहा है, उतना ज़्यादा फर्क नहीं। हाँ, ये सब आउटलायर्स है, देखो ये जो गुड वाला दिख रहा है, ये एक्सीलेंट वाला दिख रहा है। आप देख सकते हो पुअर और फेयर के अंदर रेयरली कोई गेम्स है जिसकी साइज़ 800 MB है। अब आप देख सकते हो बहुत ही कम MB। तो इससे आपको एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि साइज़ और रेटिंग ये दोनों रिलेशनशिप में है। ठीक है,
अगर आपका गेम का साइज़ ज़्यादा होगा तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका रेटिंग ज़्यादा होने वाला है। अब साइज़ का ये मतलब नहीं कि आप बेमतलब का साइज़ बढ़ा दो, साइज़ का मतलब होता है कि ग्राफिक्स आप ज़्यादा कर दो गेम की, ठीक है? तो हमें जो है ये एक चीज़ पता चल गई है। अब थर्ड थर्ड वाला केस लेंगे हम, जहाँ पर लेंगे ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है नो, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। तो इस केस में हम जो है दो कैटेगोरिकल वेरिएबल को लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसा हो सकता है क्या कि एज वाला कॉलम और रेटिंग वाला कॉलम एक दूसरे से वो हो, मतलब रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि जो 17+ वाला गेम है सिर्फ वही पॉपुलर होते हैं, हाँ, जो 4+ वाले गेम है वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते, या फिर उल्टा ऐसा कुछ हो सकता है क्या, हमें वो देखना है। तो मैंने बताया था ना कि कैटेगोरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल में आपको कंटीजेंसी टेबल यूज़ करना है, जो कि क्रॉस टैब होता है, तो हम वो यूज़ करने वाले। पांडास में एक है नया मेथड जिसको कहते हैं pd.crossTab, ठीक है। उसके अंदर आपको पास करना है वही दोनों कॉलम। पहला कॉलम रहेगा एज रेटिंग, ठीक है, एज रेटिंग, और दूसरा कॉलम क्या रहेगा अपना न्यू रेटिंग, क्योंकि दोनों कैटेगोरिकल है, राइट। एज भी नंबर्स नहीं है, 4+, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, और न्यू रेटिंग क्या पुअर फेयर, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ पास वास करने की जरूरत नहीं। अब देखो, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो उतना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये एज रेटिंग है ये, और ये न्यू रेटिंग है, तो ऐसा तो कुछ ज़्यादा समझ आ नहीं रहा है, ठीक है। अब देख सकते हो तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आ, जो गेम जिसको पुअर रेटिंग मिला है वो 4+ वाले ईयर्स के लिए ही हो, या फिर जो आप देख सकते हो, देखो ऐसे कितने गेम्स है जो 17+ है, बट सिर्फ 5 ही ऐसे गेम्स है जिसको पुअर रेटिंग मिला है, जबकि एक्सीलेंट सिर्फ 13 को मिला है, और जबकि गुड 109 गेम्स को मिला है, ठीक है। एक काम करते हैं हम जो है इसको थोड़ा और इंटरप्रेट करते हैं, और एक्चुअली हम नॉर्मलाइज कर देते हैं और देखते हैं कि कुछ पता चलता है कि नहीं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ pd.cross टैब, मैं वही सेम ये दोनों को लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ नॉर्मलाइज डॉट इंडेक्स, ठीक है। इसको परसेंटेज में चाहिए तो आप सिंपली जो है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, या ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सीलेंट वाला कॉलम देखो, ये एक्सीलेंट वाला कॉलम है कि नहीं, और ये क्या है रेटिंग है। तो मतलब जो जितने भी गेम जो कि 4+ वाले उसको एक्सीलेंट इतना परसेंट 8.7% गेम्स है जिसको जो कि 4+ कैटेगरी में आते हैं उसको एक्सीलेंट रेटिंग मिला है। मतलब समझ आप, एक्चुअली ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला कॉलम देखो सब 8 8 8 8 है, ये वाला कॉलम देखो 12 15 17 15 लगभग लगभग सेम है, ये 76 72 69 73, ये 2%, ये 3.3%, ये 4.3%, ये 1.79% जिसको पुअर रेटिंग मिला और ये कैटेगरी में आते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि एज फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एज फ़र्क पड़ रहा होता ना तो ये बहुत वराई करता है कि नहीं। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो गेम्स 4+ वाले गेम में लाई करता है उसमें एक्सीलेंट वाले कॉलम में ज़्यादा परसेंटेज हो, बाकी सब में कम परसेंटेज हो, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है ना। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। सो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि so here we can see that there is almost same values in the excellent column and it is true for other column too. So here we can see that age doesn't play an important role for the ratings of the game. हमें एक नया इंसाइट्स मिला, ठीक है। सो हमने जो है तीनों केसेस को ले लिया। अब एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ कि क्या फ्री गेम्स और पेड गेम्स में फ़र्क होता है क्या? क्या ऐसा होता है कि जो फ्री गेम्स है उसकी रेटिंग ज़्यादा हो और जो पेड गेम है उसकी रेटिंग कम हो? ऐसा हो सकता है क्या? मैं चाहता हूँ कि वो आप खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो मैं जो है वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहता हूँ कि फ्री गेम्स वर्सेस पेड गेम्स, ठीक है, इनको मैं जो हूँ कंपेयर करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि क्या ये फ़र्क पड़ते भी है क्या नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मेरे को प्राइस वाला कॉलम लेना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्राइस, और मैं देख लेता हूँ कि कितने यूनिक प्राइस है सबके।
ओके, सो आप देख सकते हो कि जितने भी गेम्स है उसकी प्राइस क्या होती है, या तो $3, काम करता हूँ ना, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, ये दो गेम्स, अब मैं गेम्स वाले कॉलम को, सॉरी प्राइस वाले कॉलम को यूनिक वैल्यू निकालता हूँ, ट्यूपल है, हाँ ट्यूपल है, ओके। सो अब आप देख सकते हो कि जो भी प्राइस होता है क्या होता है, या तो वो गेम जो है $3 का होगा, $2 का, $0 यानी फ्री, $1, $6, $8, $5, $4, $10, $20, $60, ये क्या है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ गेम्स है जिसकी $140 है प्राइस, 150, ओ आई थिंक सो, हाँ मतलब ओके, तो इतना तो है कि $3, हाँ याद है आपको कि मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ द गेम्स का जो प्राइस है वो $10 से कम है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना सब कुछ आ रहा है प्राइस। तो बेसिकली जो भी हमारा गेम का प्राइस होने वाला है वो इन्हीं बीच के इसमें लाई करने वाला है, ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो उसको हम काउंट करेंगे, देन सॉर्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, बार प्लॉट करेंगे। सो मैं सबसे पहले तो अपना प्राइस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम मैं करने वाला हूँ वैल्यू डॉट काउंट, ताकि हमको पहले काउंट तो करे कि कौन से कैटेगरीज में कितना लाइक करता है, ठीक है। काउंट करने के बाद हम सिंपली इसको सॉर्ट वैल्यूज़ करेंगे, सॉर्ट वैल्यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, अब प्लॉट करेंगे। अब कौन सा प्लॉट है, काइंड क्या है उसका, वो है बार ग्राफ, है कि नहीं, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्री वाले गेम कितना बड़ा है, $1 वाले गेम इतना 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 इतना, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एक काम करता हूँ मैं, जो भी गेम का प्राइस ज़ीरो है ना उसको मैं फ्री कर देता हूँ, और जो भी गेम का प्राइस ज़ीरो से ज़्यादा है यानी ऑफकोर्स पेड है उसको मैं पेड कर देता हूँ, ठीक है। मैं दो कैटेगरी बना देता हूँ, एक फ्री वाला कैटेगरी और एक पेड वाला कैटेगरी, ताकि हम जो है थोड़ा अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेम्स, और एक न्यू कॉलम क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है न्यू प्राइस, ठीक है। उसके अंदर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो लूँगा अपना गेम्स प्राइस वाले कॉलम को, ठीक है। प्राइस वाले कॉलम को लिया, प्राइस वाले कॉलम को लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक, जीरो से, ठीक है। अगर उसका प्राइस जीरो है, कि यहाँ पर मेरे को वो डालना पड़ेगा, ये ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर उसका प्राइस जीरो है, एज टाइप इंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्लोट में क्या वो 0.0 हो जाएगा तो वो राउंड ऑफ नहीं कर पाएगा। सो मैं इसको एज अ टाइप इंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उसका प्राइस जीरो है, अगर उसका प्राइस जीरो है तो वो कैटेगरी में आएगा फ्री वाले, और अगर उसका प्राइस ज़ीरो नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वन वाले कैटेगरी में, और वन क्या है, वन है पेड, है कि नहीं। तो वो एक तरह से वो मैप ही कर देगा कि जो जो ज़ीरो है उसको फ्री में करेगा, और जो ज़ीरो से ज़्यादा है उसको क्या करेगा वो, अच्छा सॉरी डॉट आएगा यहाँ पर, एज टाइप इंट, ओ सॉरी कॉमन ही है, डॉट है, अब क्या प्रॉब्लम है, ओ हाँ, क्योंकि ट्यूपल है तो मुझे इसमें भी भेजना पड़ेगा, हाँ अब सही है ना, ठीक है। सो अगर मैं आपको गेम्स के अंदर ही न्यू प्राइस बताओ, को लेट से 12 बता रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि गेम का एक न्यू कैटेगरी बन गया, जो जिसका प्राइस जीरो है वो फ्री, जिसका प्राइस जीरो से ज़्यादा है वो पेड, ठीक है। इस तरह का हमने जो है एक नया कैटेगरी बना दिया, जो डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है अपने डेटा को, ठीक है। अब मैंने जैसा कि बताया था कि हम इसके लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ये एक है कैटेगोरिकल वेरिएबल और एक है एवरेज, ये क्या है, न्यू प्राइस, ये कैटेगोरिकल है, और इसके साथ हम किसको इसके साथ हम क्या कंपेयर करने वाले, एवरेज यूज़र रेटिंग, है क्या नहीं, क्योंकि हमें ये देखना है ना कि प्राइस और रेटिंग फ़र्क, एक दूसरे को फ़र्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है।
सो एक है कैटेगरिकल और एक है न्यूमेरिकल। तो जब ये है हमारा सेकंड केस, उसके लिए हम क्या यूज़ करते थे, बॉक्स प्लॉट। तो वही हम बॉक्स प्लॉट करने वाले, बॉक्स प्लॉट। एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा, एक्स एक्सिस पे रहेगा हमारा न्यू प्राइस, न्यू प्राइस है ना, या न्यू प्राइस। और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, एवरेज यूज़र रेटिंग। ठीक है, और डेटा क्या है हमारा, डेटा है गेम्स। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है फ्री वाला कॉलम, ये है पेड वाला कॉलम। अब आप देख के बताओ, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, है ना, सिमिलर ही दिख रहा है ना। तो इसका क्या मतलब है कि चाहे वो गेम फ्री हो या चाहे वो गेम पेड हो, रेटिंग फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इससे हमें एक एनालिसिस मिल गया कि फ्रॉम द अबव प्लॉट वी कैन सी दैट बोथ द बॉक्स प्लॉट आर आइडेंटिकल, which means price doesn't affect the ratings of the game, right? हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ मिला है। हमें क्या लगता था कि शायद हो सकता है कि जो पेड वाले गेम है वो कम लोगों के पास पहुंचता है, इसका मतलब उसकी रेटिंग थोड़ी सी कम होगी, ऐसा कुछ लगता है ना। बट इसने हमारा डाउट क्लियर कर दिया। सो आई थिंक सो हमने बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर काम किया, एंड आई होप आपको समझ आया गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं क्या चाहता हूँ कि आप सब है ना एक फाइनल स्टेटमेंट क्रिएट करो, जो कि हम अपने बॉस या सीईओ को हम देंगे, और उसमें स्पेसिफाई करना है कि हमने जो भी पूरा एनालिसिस किया वो किस तरह किया, और नहीं हमने क्या एनालिसिस किया, और हमने हमको एनालिसिस से क्या पता चला, किस तरह किया, जो भी टेक्निकल डिटेल है ना वो सब इंक्लूड मत करना। इतना इजी पीजी में समझाना है कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी जो है उसे आराम से समझ जाए। ठीक है, अभी आई नो कि आप लोग बोलेंगे कि इसके अंदर और भी डेटा साइंस जो है इतना सब नहीं होता है। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फीचर इंजीनियरिंग, एनकोडिंग, फिर पाइपलाइंस हो गया, मशीन लर्निंग के मॉडल्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें। बट हमारा वीडियो में एम क्या था, हमारा एम था कि हम किसी भी डेटा साइंस प्रॉब्लम को किस तरह अप्रोच करें, है कि नहीं, किस तरह स्टार्ट करें, किस तरह परफॉर्म करें, किस तरह हम जो है उसको प्रॉब्लम को समझे और स्टार्ट करें। सो हमने जो है वही किया इस वीडियो में। बाकी एक बार आप स्टार्ट कर दो ना, एक बार आपको एनालाइज हो गया ना, जैसे कि हमें पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा डेटा सेट क्या बताना चाहते हैं, फिर हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम पाइपलाइनिंग कर सकते हैं, फिर हम फीचर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको बहुत कुछ अच्छे से समझा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो भी डाउट है, जो भी आपने इस वीडियो के अलावा कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करी है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता दो। So we'll see you in the next video.